जोहार साथियों, मैं रवि सर आपके पीजीटी इंग्लिश झारखंड की जो तैयारी है उसके लिए एक विशेष क्लास लेकर आए हैं आप लोग के लिए, आप लोग के गाइडलाइन के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको फ़ोन करके बोलते हैं कि सर कौन किताब पढ़ें, कैसे पढ़ें, ठीक है, और कई तरह की समस्याओं को भी साझा करते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों से एक आप लोग के लिए बेहतर क्लास लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, और जिनको 100% सफलता चाहिए पीजीटी इंग्लिश झारखंड में तो वो इस क्लास को जरूर देखेंगे। तो आइए, सबसे पहले जो हम लिखे हैं पीजीटी इंग्लिश झारखंड फाइनल फ्लाइट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि जो पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है वह संभावित 4 से 5 महीने में लिया जा सकता है, जिसका फॉर्म भरा जा रहा है और लगभग 7 या 8 तारीख तक सब फॉर्म भरा जाएगा और उसके बाद एग्ज़ाम का डेट आपका संभवतः आ जाना चाहिए। यदि सरकार का नियत नीति सब कुछ ठीक ठाक रहा और कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं हुई तो एग्ज़ाम निश्चित रूप से आपका हो जाएगा। तो आइए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सफलता पाने के लिए जो मेन फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हम लोग अगर बोलें तो उसमें सबसे बड़ी बात होती है हार्ड लेबर एंड स्मार्ट स्टडी। लेकिन कभी कभी कुछ स्टूडेंट हार्ड लेबर के बावजूद भी जो है सफल नहीं हो पाते हैं। मैंने ऐसा देखा है, कई स्टूडेंट की बोले दिन रात पढ़े सर, ठीक है, वह किसी गाइडलाइन की तैयारी, गाइडेंस नहीं ले पाए, किसी एक्सपर्ट के, ठीक है, गाइडलाइन में नहीं जा सके। दिन रात पढ़ने के बावजूद भी वो क्या हो गए, एग्जाम में 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर से असफल हो गए। बाउंड्री लाइन पे उनका गाड़ी जाके रुक गया। क्लियर है? हालांकि पिछले बार हमारे जितने भी स्टूडेंट्स पीजीटी की तैयारी किए, लगभग मोर देन 90% स्टूडेंट सफल रहे और टीजीटी में तो लगभग 100%, 1-2 स्टूडेंट को यदि छोड़ दिया जाए तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यदि स्मार्ट स्टडी अगर कोई नहीं करता है तो क्या परिणाम हो सकता है। तो यदि स्मार्ट स्टडी से करते हैं तो सफलता तो तय है, आपका हार्ड लेबर या लेबर रंग लाएगा। लेकिन स्मार्ट स्टडी को यदि माइनस कर दिया जाए या जनरल तरीके से स्टडी, जो ट्रेडिशनल स्टडी होता है, एकेडमिक वाला स्टडी, तो उस बिंदु से अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करेंगे तो सफलता आपका क्या होगा, सशंकित होगा, डाउटफुल होगा। कोई निश्चित रूप से नहीं बोल सकता है कि मेरी सफलता 100% हो ही जाएगी। जबकि मैं चाहता हूं कि आपकी सफलता 100% हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट बनना पड़ेगा। एंड व्हाट ऑल थिंग यू विल हैव टू डू फॉर बीइंग डिजर्विंग कैंडिडेट, उसी की चर्चा आज हम लोग करने जा रहे हैं कि कौन सा तैयारी का तरीका है, कौन सी किताबें पढ़ें, कैसे तैयारी करें कि आपकी सफलता निश्चित ही हो जाए। तो इसके लिए एक फार्मूला हम लिखे हैं, ठीक है, और उस फार्मूला में एक स्मार्ट स्टडी जो है टर्म आया है। स्मार्ट स्टडी कहने का क्या मतलब है सर? ठीक है, स्मार्ट टीवी है क्या, स्मार्ट मोबाइल है क्या? नहीं, स्मार्ट स्टडी का मतलब आपका पढ़ने का तरीका, गाइडलाइन कैसा है आपका, किसके गाइडलाइन में तैयारी कर रहे हैं, ये दो चीजें मिला के और एक साइंटिफिक स्टडी जो है मिला के यह एक स्मार्ट स्टडी कहलाता है। कि एक औसत मेहनत करके भी जो है बड़ा से बड़ा सिलेबस एक लिमिटेड टाइम में तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं और निश्चित रूप से पीजीटी एग्जाम में सफल हो सकते हैं। तो आइए, प्रॉपर गाइडेंस कहने का क्या मतलब है? ऐसे बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, कुछ एग्जाम्पल देके आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं और एग्जाम्पल कुछ इधर उधर से नहीं लेंगे, टू द पॉइंट आपके सिलेबस से ही एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। क्लियर है? जैसे आइए आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट कर दें आपको कि कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है अगर इस तरीके से तैयारी कीजिएगा तो। जैसे आप लोग को पढ़ना है एक लिटरेरी एज, क्या पढ़ना है? लिटरेरी एज, ठीक है। तो इस लिटरेरी एज में आपका सिलेबस जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ध्यान से समझिएगा। लिटरेरी एज में जो सिलेबस दिया हुआ है, लिटरेरी एज में जो सिलेबस दिया हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है? ठीक है, लिटरेरी एज में लिखा हुआ है 19th सेंचुरी। क्या पढ़ना है? 19th सेंचुरी का लिटरेरी एज पढ़ना है, जिसमें मेनली 2 लिटरेरी एज आते हैं, एक रोमांटिक एज और एक विक्टोरियन एज। क्या आते हैं? रोमांटिक एज और विक्टोरियन एज। रोमांटिक एज और विक्टोरियन एज। अब यहां पे साथियों मैं आप लोग को यह बताने जा रहा हूं कि स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं इसमें अध्ययन करने में। और केवल स्टूडेंट्स ही नहीं, मुझे जहां तक जानकारी मिली कुछ स्टूडेंट के माध्यम से ही, या पता चला कि कुछ ऐसे टीचर्स भी जो हैं लिटरेरी एज को ही 1 साल से पढ़ा रहे हैं और आज खत्म नहीं हुआ है।
चलिए, तो क्या गलती कर रहे हैं और स्टूडेंट से भी क्या गलती करवा रहे हैं। तो एग्जाम में जितना कम गलती कीजिएगा, ठीक है, जितना कम मिस्टेक्स कीजिएगा ड्यूरिंग प्रिपरेशन एंड इन द एग्जाम हॉल ऑल्सो, दोनों की बात बोल रहे हैं हम, उतना ही आपका सफल होने की गारंटी बढ़ जाएगी। इसी को हम लोग 100% सफलता के लिए बात बोल रहे हैं। और यह तब मिलेगा जब आप मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट बनिएगा। और मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट कब बनिएगा, ये तरीका जो बता रहे हैं इससे बनिएगा आप, अगर इस तरीके से तैयारी कीजिएगा। इसलिए बोला भी जाता है फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले योग्य बनो फिर मांगो। तो पहले योग्य बनने की जो है तरीका आपको हम बता रहे हैं, क्या क्वालिटी होना चाहिए, व्हाट ऑल क्वालिटी शुड बी इन यू, कि आप मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट बन जाइए। तो इसके लिए देखिए एक तरीका हम बता रहे हैं आपको कि लिटरेरी एज आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, लिटरेरी एज पढ़ना है। और लिटरेरी एज में यदि हम लोग देखें, ठीक है, लिटरेरी एज में अगर हम लोग देखें तो चलिए, तो ये स्टार्टिंग ऑफ द लिटरेरी एज अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें या डिवाइड करना चाहें तो द डिवीजन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इनटू सेगमेंट्स, टाइम पीरियड के आधार पे कई सेगमेंट में बांट सकते हैं। जिसमें पहला जो सेक्शन आप लोग को बोला जाता है 450 450, ठीक है, डार्क एज यह कहलाता है, ठीक है। और यह 450 से 1066 एज क्या कहलाता है, ओल्ड इंग्लिश या एंग्लो सेक्शन पीरियड कहलाता है। तो कहिएगा कि क्या सर शुरू से जितना लिटरेरी एज है क्या मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न तक सारे पढ़ना है हम लोग को। तो देखिए यहाँ पे ही एक्सपीरियंस का जरूरत पड़ता है। यह वैसे जगह पे जहां पे आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, कितना डिटेल में किसको करना है और कितना जो है मोटा मोटी भी पढ़ के आप लोग निकलिएगा तो वह जो है काम चल जाएगा। तो यहाँ पे मार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बताऊंगा कि अगर पूरा पढ़िएगा तो कितना नंबर आएगा और जो दिया गया सिलेबस में वो पढ़िएगा तो कितना नंबर आएगा। तो देखिए पिछले बार अगर लिटरेरी एज को हम लोग देख लें तो लिटरेरी एज से पिछले बार जो आए हुए मार्क्स हैं लगभग कितना है, ठीक है, लगभग जो है 42 क्वेश्चंस आए हुए हैं। कितना आया हुआ है, यानी कि अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया, 84 मार्क्स हो गया। इतना नंबर जो है कितना से आया हुआ, लिटरेरी एज से आया हुआ है। लेकिन आपका लिटरेरी एज कौन सा पढ़ना है, आपका जो लिटरेरी एज है वह है रोमांटिक एज एंड विक्टोरियन एज। क्या पढ़ना है, रोमांटिक प्लस विक्टोरियन। तो यह एज आपके सिलेबस में 19th सेंचुरी, क्या है, लिटरेरी ऑफ 19th सेंचुरी का लिखा हुआ है। इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा, हालांकि वो भी लिखा हुआ है लेकिन स्टूडेंट्स उस पर बहुत ज़्यादा मार्किंग नहीं करते, ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बिल्कुल देने वाली बात है वहाँ पे कि आपको केवल यह लिटरेरी एज के राइटर्स और केवल उन राइटर्स की किताबों के बारे में जानकारी नहीं रखना है, साथ ही साथ आपको क्या करना है, उस लिटरेरी एज का लिटरेरी ट्रेंड्स, सोशल बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और अगर उस टाइम का कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुआ है, कोई साइंटिफिक इन्वेंशंस हुआ है, दिस ऑल द थिंग, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानना है। अगर नहीं जानते हैं तो सवाल छूटेगा आपसे, इतना ध्यान रखिए। फिलहाल हम लोग यह डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या सर सिलेबस में 19th सेंचुरी दिया हुआ है, केवल 19th सेंचुरी ही अर्थात रोमांटिक और विक्टोरियन एज पढ़ के छोड़ दिया जाए कि बाकी भी पढ़ने की जरूरत है। तो इसमें मैंने बताया कि कुछ ऐसे टीचर हैं जो साल भर से लिटरेरी एज पढ़ा रहे हैं और अभी कंप्लीट नहीं किए हैं। तो सोचिए 84 नंबर, 300 नंबर का एग्जाम है, कितना नंबर का एग्जाम है, 300 मार्क्स का, और वह साल भर में यदि 84 नंबर कंप्लीट किए हैं तो यह कहना बड़ा मुश्किल होगा कि उसकी सिलेबस कितना कंप्लीट हो पाएगा और कितना नंबर स्टूडेंट्स लाएंगे। चूंकि गाइडलाइन कहीं ना कहीं वह मिसलीड हो रहा है, ऐसे गुरुओं से सावधान, ठीक है। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, मेरा उद्देश्य किसी टीचर को डिफेम करना नहीं है, मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है कि हर हाल में जो स्टूडेंट्स हमसे गाइडलाइन ले रहे हैं या जो इस चैनल को देख रहे हैं उनकी सफलता सुनिश्चित हो जाए, 100% तय हो जाए कि वह हर हाल में पीजीटी इंग्लिश में सेलेक्टेड लिस्ट में होगा, मेरिट लिस्ट में होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखें लिटरेरी एज होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कंफ्यूजन कुछ रहता है कि कौन सा टाइम में क्या सर क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है,
कितना डिटेल में पढ़ना है, ये सब चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। और नॉट ओनली लिटरेरी एज, केवल लिटरेरी एज का नहीं बल्कि और भी सिलेबस के जितने पार्ट हैं सबका फुल डिस्कशन आज मैं करने जा रहा हूँ। कौन सी किताब कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सभी बिंदुओं पे आपसे ठीक है डिटेल में आज बात कर रहा हूँ। तो लिटरेरी एज में हम लोग देखते हैं 450 अप टू 450 एज टाइमिंग जो है इसको डार्क एज कहा गया। और 450 से 1066 के टाइमिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, ओल्ड इंग्लिश या एंग्लो सैक्सन पीरियड बोलते हैं। क्लियर है। 1066 1066 टू 1500 को हम लोग बोलते हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड और द एंग्लो नॉर्मन पीरियड। लिटरेरी एज में पढ़ना क्या है, तो उस टाइम का बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड की बात की है हम लोग, सोशल, ठीक है, और क्या है उस समय का लिटरेरी ट्रेंड्स क्या रहा, इंपोर्टेंट राइटर्स कौन है, ठीक है, उन इंपोर्टेंट राइटर्स के जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा जानना है। यही लिटरेरी एज का स्टडी होता है। और अगर कुछ मूवमेंट्स हुआ है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को भी जानना है हम लोग को। 1500 से 1600 ईस्वी द रेनेसां के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग अर्ली मॉडर्न, ठीक है, टाइम भी कहते हैं। और यह टाइमिंग जो है रेनेसां का जो है, यह जिसको भी कई भागों में हम लोग बांटे हैं। पहला क्या है, ठीक है, 1558 टू 603 1603 एलिजाबेथन एज के नाम से जाना जाता है। अगर और हम लोग आगे बढ़े थोड़ा सा, तो 1603 से 1625 1603 टू 1625 जैकोबियन एज के नाम से जाना जाता है। 1625 टू 1649 कैरोलिन एज के नाम से जाना जाता है। और 1649 टू 1660 कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर सभी को डिटेल में हम लोग पढ़ें, ठीक है, सब राइटर्स के उस लिटरेरी एज को, तो बहुत लंबा टाइम लगता है, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको पीजीटी में सफल होना है तो इन सब जो एज है जो नहीं आपको सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है, उसको मोटा मोटी बात जानना है और मेन चीज़ों को आपको याद रखना है। जबकि 19वीं सेंचुरी आपको डिटेल में दिया हुआ है और उसके डिटेल पार्ट को स्टडी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए हम लोग और देखते हैं कि इस एज के बाद जो टाइमिंग आया 1649 टू 1660, इसके बाद का टाइमिंग है 1660 टू 1798। इस एज को न्यू क्लासिकल पीरियड कहा जाता है। क्या बोला जाता है? न्यू क्लासिकल पीरियड। और इस न्यू क्लासिकल पीरियड में हम लोग यह भी देखेंगे, क्या देखेंगे कि इसको भी कई भागों में हम लोग बांट सकते हैं। 1660 से 1798 एक लंबा टाइम है, तो 1660 से 1700 टाइम को द रेस्टोरेशन टाइम के नाम से हम लोग जानेंगे। 1700 से 1745 द अगस्टन एज, या ठीक है अगस्टन एज या एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, जो फेमस राइटर इस टाइम के, इनके नाम पे जो है ये एज का नाम पड़ गया। और 1745 टू 1798 द एज ऑफ सेंसिबिलिटी या ट्रांजिशनल पीरियड के नाम से जाना जाता है। इसी टाइमिंग को एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये हो गया लिटरेरी एज का एक टाइमलाइन ब्रीफ में। लेकिन इसमें क्या डिटेल में सब पढ़ना है सर? इनके अंदर के जो राइटर्स हैं, जो किताबें हैं, पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है सभी राइटर्स के डिटेल। जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो महत्वपूर्ण राइटर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, उनके महत्वपूर्ण किताबों के बारे में मोटा मोटी जानकारी यहां से रखना है, क्योंकि यहां सिलेबस में आपको दिया हुआ नहीं है। लेकिन कुछ टीचर गलतियां कर रहे हैं खुद भी और स्टूडेंट से भी करवा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ना क्या है आपको, इस बिंदु पे अब आते हैं हम। तो अगर पढ़ने की बात किया जाए, ठीक है, तो इसके बाद जो टाइमिंग आता है आपका द रोमांटिक पीरियड। ठीक है, यानी यहीं से जो है 19वीं सेंचुरी का आपका लिटरेचर स्टार्ट होता है। तो यह टाइमिंग, ठीक है, 1798 से 1837, ठीक है, द पब्लिशमेंट ऑफ द लिरिकल बैलेट का जब पब्लिकेशन हुआ उसी समय से यह रोमांटिक एज जो है, ठीक है, काउंट किया जाता है। तो इसके बाद जो एज है, तो इस एज को डिटेल में पढ़ेंगे। क्या डिटेल में पढ़ेंगे? तो इस एज का क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इस टाइम का जो लिटरेरी ट्रेंड्स, इस टाइम का जो सोशल बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड, कोई इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इन्वेंशंस हुआ है उस चीज को जानना है, और कोई इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोई किंग रहा या कोई इंपॉर्टेंट घटना घटी, ठीक है, तो उन सभी चीजों के बारे में जानना है। यही काम हम लोग विक्टोरियन एज में भी करेंगे। 1837 से 1901 के बीच वाला टाइमिंग को
विक्टोरियन एज बोलते हैं, ठीक है। और इसको भी हम लोग दो भागों में, ठीक है, डिवाइड करने की प्रयास करते हैं, यानी यहाँ पर भी जो है दो पार्ट बटा हुआ है। एक 1848 टू 1860 द प्री रैफेलाइट्स टाइमिंग बोला जाता है, और 1880 से 1901 के बीच में ठीक है एस्थेटिसिज्म और द ठीक है डेकाडेंस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये चीज को जितना डिटेल में पढ़ सकते हैं पढ़ेंगे। इस टाइम में आने वाले सभी राइटर्स के डिटेल स्टडी करेंगे और उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को भी हम लोग देखेंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो पढ़ने के बाद आप कितना मैच्योर्ड हुए, कितना आपकी तैयारी पुख्ता हुआ, यह डिपेंड करता है एमसीक्यू पे कि आपने एमसीक्यू कितना प्रैक्टिस किया। अगर प्रैक्टिस पर्याप्त नहीं होगा तो जान लीजिए कि एग्जाम में प्रश्न छूटने के चांसेस बने हुए रहेंगे। तो इस तरीके से इस लिटरेरी एज को डिटेल में और इसके पहले वाले जो लिटरेरी एज है उस सबको मोटा मोटी चीज़ें जानना होगा। और ख़ास करके रोमांटिक एज से पहले वाला जो एज है, ठीक है, न्यू क्लासिकल एज, उसको भी थोड़ा सा हल्का डिटेल में करेंगे। और इसके बाद वाला टाइम है मॉडर्न पीरियड, इस टाइम को भी हल्का डिटेल में करेंगे। कारण है कि यहाँ विक्टोरियन एज से कनेक्शन है और इसका कनेक्शन पहले वाला एज न्यू क्लासिकल एज से है। तो कैसे कोई भी एज का नेक्स्ट एज जो आने वाला है वह पहले एज का रिफ्लेक्शन होता है, रिएक्शन होता है। तो इन सब चीज़ों को नहीं समझिएगा तो उसके गूढ़ तत्व को, उसके अंदर की बात को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यही एक्सपीरियंस काम आएगा। एक्सपीरियंस का मतलब देखें कि क्या पढ़ना है, कितना डिटेल में, किसको छोड़ना है, किसको डिटेल में पढ़ना है, और डिटेल में ही पढ़ना है तो कितना डिटेल पढ़ना है। यहीं पे आपको एक, ठीक है, एक्सपीरियंस गाइडलाइन, ठीक है, एक अच्छा प्रॉपर गाइडलाइन की जरूरत पड़ती है, जिसका हम लोग शुरू में जिक्र किए थे। क्लियर है? अब आइए इसी तरह से और हम लोग देखें कि और सर जो सिलेबस है उसमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो देखिए, नेक्स्ट किताब आपका पैराडाइज लॉस्ट है। अब पैराडाइज लॉस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि सर कोई कौन वाला जो है इसका, ठीक है, एडिशन पढ़ना है, फर्स्ट एडिशन की सेकेंड एडिशन। दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि सर पहला में 10 किताब है, ठीक है, और सेकेंड में जो है 12 किताब है, तो 10 वाला पढ़ना है कि 12 वाला पढ़ना है। यहाँ भी स्टूडेंट लोगों को क्या है, कंफ्यूजन है। तो इसके लिए भी आप लोग को हम बता दें आपको, ठीक है, कि इसमें कैसे तैयारी आप कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखें कि पैराडाइज लॉस्ट को कैसे पढ़िएगा। तो पैराडाइज लॉस्ट का जहां तक बात है कि बुक नंबर 1 और 2 ही जो है आपका यूनिवर्सिटी सिलेबस में बैचलर या मास्टर डिग्री में दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे आपके सारे बुक से किताब आए, सारे बुक से जो है क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट वर्जन इसका पब्लिश्ड हुआ था 1667 में, 10 बुक था, 10 बुक्स था, लेकिन बाद में जो है, ठीक है, सेकेंड भी इसका एडिशन आया और सेकेंड एडिशन में 1674 में जो है पब्लिश्ड हुआ, जिसमें 12 किताबें थी। और इसमें यह कोशिश किया गया कि वर्जिल का जो एनीड है उसी के लेजेंडरी स्टोरी ऑफ, ठीक है, क्या है, एनीज है, यह जो है ट्रॉय वार के समय भाग गया था इटालियन, उसी के स्टाइल में एक किताब लिखने का प्रयास किए थे, ठीक है, कौन, पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन। तो इसमें पढ़िएगा कैसे, कैसे तैयारी कीजिएगा। तो देखिए, जब किसी किताब को हम लोग पढ़ेंगे तो किताब तो सब डिटेल में पढ़ना है। अब चूंकि 12 से 14 किताबें पढ़ना, ठीक है, और अगर एक ही पढ़ना रहे तो पढ़ भी लेता, लेकिन इस तरह की और भी कई किताबें आएंगी जो बहुत लंबी लंबी है और कई सेक्शंस जिसके बटे हुए हैं। तो इसमें हम लोग इसका समरी तो देखेंगे, मेन थीम भी पैराडाइज लॉस्ट का देखेंगे, किस चीज पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, ठीक है, व्हाई इट इज फेमस, फेमस कैसे हुआ, और हर एक किताब का, ईच बुक का जो फेमस इंपोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देखेंगे। और हर एक बुक का जो, हर एक बुक कहने का मतलब 12 बुक का, हर एक बुक कहने का मतलब 12 किताब का। तो हर एक बुक से आपको क्या करना होगा, एमसीक्यू बनाना होगा। कहिएगा सर एमसीक्यूज तो मिलता नहीं है, कहां से बनाएंगे। तो एमसीक्यूज मिलेगा,
इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा आपको, ठीक है। और लगभग कम से कम 180 क्वेश्चंस जो है आपको, ठीक है, यहां से मिलेगा, केवल जो है पैराडाइज लॉस्ट की 12 किताब से रिलेटेड, वो भी क्वेश्चन 180 बुक वाइज क्या होगा, डिवाइडेड होगा। साथ ही साथ पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन का जो बायोग्राफी है, किसका, मिल्टन का बायोग्राफी, मिल्टन के बायोग्राफी से भी रिलेटेड आपको एमसीक्यूज करना है, लेकिन ये तब कीजिएगा जब पढ़ लीजिएगा, क्योंकि केवल ये पैराडाइज लॉस्ट तो लिखे नहीं है, बहुत सारी और किताबें इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो लिखे हैं, और इनके लिटरेरी एज के बारे में, ठीक है। साथ ही साथ जो है आपको क्या है, इनकी अन्य किताबों के बारे में, इनके जीवन के बारे में, पढ़ाई के बारे में, और जिंदगी में जो भी उतार चढ़ाव या घटनाएं घटी, उन सभी चीज़ों से रिलेटेड भी लगभग 200 एमसीक्यूज बनाया जाएगा। यानी जो भी नोवेल, ड्रामा, एपिक पढ़ेंगे हम लोग, ये 200 प्लस इधर 180 यानी लगभग 2 मान लीजिए, 400 से 500 एमसीक्यूज पढ़ने के साथ, डिटेल बुक स्टडी के साथ जो है मेन पॉइंट को एक्सट्रैक्ट करते हुए आपको मिलते जाएगा और प्रैक्टिस भी कराते जाएगा। तो ये काम करना होगा आपको। अब सोचिए कोई स्टूडेंट अगर चाहे कि नहीं सर हम जो है खुद से जो है इस काम को करना चाहते हैं, तो देखिए आपके साथ समस्या क्या होगा, समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है, क्या होगा, समस्या क्या होगा, इसको भी समझ लीजिए। देखिए इसमें पैराडाइज लॉस्ट में 11,000 लाइन्स है। अगर डेली आप जो है, ठीक है, कितना हजार पढ़िएगा, अगर 1000 भी पर डे पढ़िएगा लाइनिंग को, तो 11 दिन लगेगा। और इस तरह की कई किताबें हैं। फिर उन किताबों को पढ़ने के बाद कौन सी बातों को नोट बनाना है, कौन सा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एकेडमिक एग्जाम में जो ट्रेंड था बिल्कुल अलग था। एकेडमिक का मतलब बैचलर और मास्टर में, यहाँ एमसीक्यूज बेस्ड है, फैक्ट बेस्ड, एनालिसिस बेस्ड, लॉजिक बेस्ड ज़्यादा प्रश्न रहेंगे। तो इन सभी चीज़ों को पॉइंट आउट करके एक साइंटिफिक नोट्स बनाना होगा। अगर नहीं बनाइएगा तो फिर रिवीजन के टाइम में आपको प्रॉब्लम होगा, और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि अंदर से तैयारी आपकी खोखली है, अधूरी है, भूलने की डर रहेगा, एग्जाम हॉल में भी भूलने का डर रहेगा। तो इन सब से बचने के लिए ये सारे बुक से जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सभी से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और बायोग्राफी से भी रिलेटेड एमसीक्यूज, ठीक है, डिटेल स्टडी के साथ हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसी तरीके का काम हम लोग, तीसरा किताब जो है आपका द प्रिल्यूड है। क्या है, द प्रिल्यूड है, किसका है, विलियम वर्ड्सवर्थ की है। देखिए किताब भी जो है, ठीक है, इसी किताब को पढ़ना है। इस किताब में क्या पढ़ना होगा, तो इसका नाम बोला जाता है ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, सब टाइटल बोल सकते हैं। कब छपा था, तो पब्लिश्ड पोस्टमसली, यानी इनके डेथ के बाद लगभग 3 महीने, ठीक है, क्या है, इनकी वाइफ जो है, ठीक है, छपवाई थी इस किताब को। इसमें 14 बुक या 14 सेक्शन बोल सकते हैं, 14 सेक्शंस हैं, ठीक है। तो द प्रिल्यूड से भी पिछले बार लगभग 10-12 प्रश्न आए हुए हैं, और इसको डिटेल में करेंगे हम लोग। हर एक बुक का डिटेल स्टडी, मेन पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करके साइंटिफिक वे में आपको दिया जाएगा। और हर एक बुक से बुक नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सब से अलग अलग एमसीक्यूज करेंगे। और यहाँ भी एमसीक्यूज की संख्या आपकी कितनी होगी, वह भी 180 प्लस ही होगी, इससे कम नहीं होगा। और ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ का बायोग्राफी है, इससे भी अलग से आपको क्वेश्चन करना होगा। तो इनका बायोग्राफी पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी लगभग 200 एमसीक्यूज करेंगे। तो यहाँ भी लगभग 200 और 200 कितना हो जाएगा, 400 एमसीक्यूज करेंगे डिटेल अध्ययन के बाद। तो देखिए अगर ऐसा नहीं करते हैं, जो प्रॉपर गाइडलाइन की बात बोले, तो ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो यू आर मिस कर रहे हैं। क्योंकि बाउंड्री लाइन पे जो आपका सिलेक्शन निर्धारित होगा, आप ऐसे समझिए पिछले बार 78% सिलेक्शन गया है। एग्जाम हॉल में क्या होता है कि किसी दिन उस एग्जाम के दिन किसी का किस्मत अच्छा रहा तो 2, 4, 5 अंदाजिए भी सही बना देता है, तो वो बाउंड्री लाइन पे कैच भी हो सकता है और निकल भी सकता है। लेकिन यदि मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट आपको बनना है कि नहीं सर, चाहे जितना मेहनत करना पड़े, जो कुछ भी करना पड़े, हमको हर हाल में यह सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, उनके लिए बात बोल रहे हैं कि हर हाल में ऐसे 4-5 जो, ठीक है, स्टूडेंट बाई लक बाई चांस जो है सही एक्स्ट्रा बना देते हैं, तो इनसे हमेशा 10 पॉइंट आपको आगे रहना होगा। 10 पॉइंट आगे रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको एडवांस साइंटिफिक वे में तैयारी करना होगा, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, ताकि आप जो है किस्मत के घोड़े पर सवार होने की कोशिश मत कीजिए, किस्मत धोखा दे सकता है।
आप मेहनत के घोड़े पे डिजर्विंग कैंडिडेट बन के सवार होने के प्रयास कीजिए, ताकि धोखा आपको न मिले एग्जाम में या मेरिट लिस्ट जब आए तब। ठीक है, इसी बात का हम लोग ध्यान रख रहे हैं यहाँ पे। अब आगे यदि हम लोग बढ़े तो इसके बाद जो देखिए प्रील्यूड हम लोग देख लिए। ठीक है, प्रील्यूड में क्या है, ओरिजिनली यह प्लान किया गया था इंट्रोडक्शन लिखने के लिए कि इंट्रोडक्शन के रूप में ऐड करेंगे इस किताब को। रेक्ल्यूज इनकी एक इनकम्प्लीट बुक रह गई। द प्रील्यूड वाज स्टार्टेड इन 1798 एट द एज ऑफ 28। 1798 में इसको जो है शुरू किया गया था। ठीक है, जब 28 साल के थे, और यह कंटिन्यू लिखते रहे अपने जिंदगी भर, पूरे लाइफ। फाइनली इट वाज पब्लिश्ड आफ्टर 3 months आफ्टर हिज डेथ। अपने मृत्यु के 3 महीने के बाद इनकी वाइफ जो है विडो मैरी जो है इस किताब को पब्लिश करवाए थे। ठीक है, द पोएट्स नेवर गेव इट ए टाइटल बट, ठीक है, ओल्ड पोएम। ये चाहते थे कि ये ओल्ड कर लीजिए, कोल्ड लिखा हुआ है, सुधार लीजिएगा। ठीक है, ओल्ड कर लीजिए। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कभी इसका नाम जो है द प्रील्यूड नहीं लिखा था, बाद में ही टाइटल दिया गया विडो मैरी के थ्रू। और इसमें लगभग 8000 लाइन्स है और 736 पेजेस का है। जो हम लोग ऊपर देखें किताब को, प्रील्यूड 14 किताबों में है, 14 बुक्स इसको बोल सकते हैं। क्या है, 14 बुक्स है। देखिए यह प्रील्यूड है, इसकी 14 किताबें हैं आपकी। यहाँ बुक नंबर 1 दिया हुआ, इस तरह से बुक नंबर 2, 3, 4, 5 सारे करने हैं आप। ये पैराडाइज लॉस्ट है, सॉरी, प्रील्यूड कहाँ गया, प्रील्यूड कहाँ गया, 1 मिनट। हाँ देखिए प्रील्यूड आ गया आपका। इस प्रील्यूड में जो है क्या है कि 14 किताबें हैं, 1 to 14। सभी किताबों के बारे में जानना है आपको। किसी किताब में बचपन के बारे में, स्कूल के बारे में, कॉलेज के बारे में, एक्सकर्शन के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, छुट्टी के बारे में, अलग अलग पूछेगा कौन सी किताब में क्या है। इंपॉर्टेंट लाइनिंग्स को भी अगर कुछ कोटेशंस है तो जानना होगा, याद रखना होगा। तो सारा चीज़ हम लोग करेंगे सभी बुक को डिटेल में। और यहाँ पे जो है MCQ जितना बनाना है, लगभग 200 MCQ जो है हर एक किताब से जोड़ के टोटल 200, और इनकी बायोग्राफी से भी रिलेटेड प्रश्न हम लोग लगभग 200 करेंगे। तो ये सारा चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ जाएं हम लोग, इसके बारे में डिटेल देख लिए। देखिए विलियम शेक्सपियर के बिना कोई भी एग्जाम अधूरा समझा जाता है। कोई भी सिलेबस हो रहेगा ही रहेगा। आपके लिए यहाँ पे 5 किताबें दी हुई है। एक हेमलेट है, दूसरा द टेम्पेस्ट है, तीसरा हेनरी IV पार्ट 1 और इसी का पार्ट 2 भी पढ़ना है। ठीक है, और एज यू लाइक इट। ये 4 जो है 5 कहिए, हेनरी IV पार्ट 1 एंड 2 2 हो गया, तो 5 ड्रामा है। ठीक है, और ये 5 ड्रामा और विलियम शेक्सपियर के बायोग्राफी मिला के पिछले बार 19 क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी ठीक है 19 दूनी 38 नंबर, लगभग 40 मान लीजिए। अगले आने वाले एग्जाम में भी लगभग इतना ही होगा, या तो 40 नंबर होगा या तो ठीक है 36 नंबर या 38 नंबर का ही आएगा। तो इन सभी में चूंकि ये 5 एक्ट के सारे प्लेज हैं, तो सभी में हम लोग डिटेल एक्ट वाइज और सीन वाइज डिटेल करेंगे। और सभी में जो है इसमें भी 180 MCQs करेंगे, इसमें भी 180 MCQs पढ़ने के बाद। ठीक है, इसमें भी लगभग 400 से 500 प्रश्न करेंगे हम लोग, और इसमें भी हम लोग जो है 180 MCQs करेंगे या 200 लगभग, इतना MCQs करेंगे। और विलियम शेक्सपियर का डिटेल बायोग्राफी में भी लगभग 200 से 400 MCQs करेंगे। तो देखिए पढ़ना तो है ही, साथ में MCQs का प्रैक्टिस जरूर करना है। PYQ का भी प्रीवियस ईयर अलग अलग जो एग्जाम में इंडिया लेवल पे हुआ है, और अगर इनसे कोई प्रश्न आए हुए हैं तो उन सबको भी करते चलना है, ताकि आपका कुछ छूटे ना। तो इस तरीके से विलियम शेक्सपियर का हो गया। अगर आगे बात करें तो नेक्स्ट सिलेबस में आपका दिया हुआ है क्या, T.S. इलियट का वेस्टलैंड। क्या दिया हुआ है? देखिए वेस्टलैंड दिया हुआ है। वेस्टलैंड में कितना सेक्शन है? 5 सेक्शन है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, कुछ कुछ बातों को मेन पॉइंट को जान लेंगे नहीं। यहाँ क्या करना है
यह 5 सेक्शन में बटा हुआ है और पांचों सेक्शन को डिटेल में आपको जानना होगा, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, और हर सेक्शन से क्वेश्चन जो है अलग अलग करेंगे। पांचों सेक्शन मिला के लगभग 200 MCQs प्लस करेंगे, ठीक है। और टी.एस. इलियट के बायोग्राफी से रिलेटेड जो है चीज़ें क्या करना होगा, ठीक है, जानना होगा, इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स को जानना होगा। कैसे जानिएगा इनकी कौन सी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, कैसे निर्धारित होती है? निर्धारित ऐसे होती है कि प्रीवियस जितने भी 15-20 सालों में एग्जाम्स हुए हैं, सेट का, नेट का, या और भी किसी स्टेट का, टीजीटी, पीजीटी, तो इनके लाइफ हिस्ट्री से, बायोग्राफी से, या द वेस्टलैंड से क्या प्रश्न आए हुए हैं, उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है कि और क्या आ सकता है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ों को छोड़ा भी जा सकता है। यही एक्सपीरियंस है, यही प्रॉपर गाइडलाइन है। इस चीज़ को भी जानना होगा और एक एक्सपर्ट से गाइडलाइन लेके अपना रास्ता आगे बढ़ना होगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग देखें इनके बारे में थोड़ा सा। फर्स्ट पब्लिश कब हुआ था यह? तो 1922, ठीक है। 434 लाइन कहीं मिलेगा, 433 लाइन भी मिलेगा। इसका रहस्य बता दें आपको, ठीक है। 433 और 434, एक्चुअल में 434 लाइन ही था, लेकिन इनको गिनने में कंफ्यूजन में, ठीक है, 433 लाइन बोले, तो इसीलिए कहीं 433 लाइन मिलेगा, कहीं 434, तो ऐसे एग्जैक्ट 434 लाइन ही है, ठीक है। फर्स्ट पब्लिश कब हुआ था? तो यह एक मैगजीन में यूनाइटेड किंगडम बेस्ड था, अक्टूबर इशू में क्राइटेरियन में पब्लिश हुआ था। और सेकेंड, ठीक है, क्या कब इशू हुआ था? नवंबर में यूनाइटेड स्टेट का द डायल मैगजीन में। तो ये दो बातें आती है, लेकिन इतना जानने से, सब मेन प्रश्न है, केवल इतना जानने से आपकी तैयारी नहीं समझी जाएगी। इसके लिए पांचों सेक्शन के अंतर्गत, ठीक है, कौन सा पांचों सेक्शन, तो सारी बातों को जानना होगा इसका, लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड। जैसे आइए अगर हम लोग देखें, क्या है पहला सेक्शन का नाम? द बरियल ऑफ द डेड। नेक्स्ट सेक्शन जो है इसका, अ गेम ऑफ चेस। तीसरा सेक्शन है द फायर सेरेमन। चौथा है डेथ बाय वाटर, और पांचवा है व्हाट द थंडर सेड। ये पांचों जो है ब्लैंक वर्स में लिखी गई पोयम है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को, एक एक लाइन को, इंपॉर्टेंट कोटेशन को, चूंकि यह इल्यूजन से भरा हुआ है, टी.एस. इलियट साहब ने कई जगह से इल्यूजन्स को उठाया है, उन सभी चीज़ों को एनालिसिस करते हुए लाइन बाय वर्ड बाय, इसके अंदर का कोई इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंट वर्ड, कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को उठाया जा सकता है। तो डिटेल में पढ़ने के लिए ही, ठीक है, पढ़ने के बाद ही आप मान पाइएगा या आपको विश्वास होगा कि हाँ सवाल बन जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ भी सभी सेक्शन मिला के लगभग 200 क्वेश्चन, 180, और प्लस टी.एस. इलियट से जो है लगभग हम लोग कितना करेंगे, 200 से 300 MCQs करेंगे। इनकी इंपॉर्टेंट जो रचनाएं हैं उस पर, इनके ज़िंदगी से रिलेटेड, ये सभी बातों को हम लोग करेंगे। तो इस तरह से यहाँ से भी 400-500 MCQs आपका आता है। यही एक्सपीरियंस है कि क्या पढ़ना है सर, कितना डिटेल में पढ़ना है, किन बातों को एकदम निश्चित रूप से याद रखना है, इनका एक साइंटिफिक नोट्स कैसे बनाया जाए, क्योंकि बाजार में इससे रिलेटेड मटेरियल का अभाव है। क्लियर है? तो इस तरह से नेक्स्ट किताब है आपका जेन ऑस्टिन का ईमा। जेन ऑस्टिन का क्या है? ईमा। ईमा में भी हम लोग ऐसे ही देखेंगे। क्या देखेंगे? देखिए यह भी लगभग 414 पेजेस की किताब है, ठीक है, और फर्स्ट पब्लिश 23 दिसंबर 1815 को हुआ था, ठीक है, लेकिन टाइटल पेज में 1816 भी लिखा रहता है, ठीक है। तो ऐसा दिसंबर और जनवरी का मामला है, चूंकि दोनों एडजेसेंट है। इट वाज, ठीक है, रिटन इन 3 वॉल्यूम्स, यह 3 वॉल्यूम में लिखा हुआ था। कितने वॉल्यूम में लिखा हुआ था? 3 वॉल्यूम में लिखा हुआ था, ठीक है। और यह जो है ईच वॉल्यूम हैज 18, 2 वॉल्यूम में 18 चैप्टर्स है और 1 वॉल्यूम में 19 चैप्टर्स है, यानी बहुत लंबा है। अगर कोई स्टूडेंट चाहे कि नहीं सर सब एकदम किताब का टेक्स्ट के थ्रू जाके तैयारी करें तो बड़ा लंबा समय लगेगा, ठीक है, और उसमें भी क्या उसका पढ़ने के क्रम में छूट जाएगा। छूट जाएगा का मतलब कि ऐसा नहीं कि 15-16 किताबें पढ़नी है
तो 10-12 पढ़ते पढ़ते पता चला 2-4-5 छूट गया। क्योंकि एक भी सेक्शन, एक भी किताब आपका तैयारी अगर इनकम्प्लीट रह गया, अच्छे ढंग से नहीं पढ़े, तो उसमें आपकी जो है सिलेक्शन बाधित हो सकती है, सिलेक्शन से आप दूर रह सकते हैं। ठीक है, इसका सेटिंग क्या है? इंग्लैंड का यॉर्कशायर का सेटिंग है, अर्ली 19th सेंचुरी का। ठीक है, किसका? ईमा का। आगे यदि बढ़े हम लोग, इसको सेट इन फिक्शनल कंट्री विलेज हाइब्री में सेट किया गया है। तो इस तरह से हर एक इसका जो, ठीक है, क्या है, वॉल्यूम का हर एक चैप्टर्स का इंपोर्टेंट डिटेल हम लोग करेंगे, और सभी चैप्टर का, सभी वॉल्यूम का, ठीक है, जो है हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। और इस तरह से यहाँ से भी लगभग आपको 200 एमसीक्यूज करना होगा, 200 से 300 एमसीक्यूज। और इसका जेन ऑस्टन का बायोग्राफी से भी आपको क्या करना होगा, डिटेल में कौन सी रचनाएं इनकी इंपॉर्टेंट है, कौन सी घटनाएं इनकी ज़िंदगी की महत्वपूर्ण है, ये सब जानना होगा। और जानने के बाद, पढ़ने के बाद यहाँ भी 200 से 300 एमसीक्यूज करेंगे। इतना करने के बाद फिर आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है चार्ल्स डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड। देखिए, डेविड कॉपरफील्ड का भी जो है आपको पढ़ना है। ठीक है, एक किताब हम दे दिए हैं, यही किताब टेक्स्ट है इसका। यह भी 624 पेजेस की किताब है, पब्लिश्ड इन 1849। 64 चैप्टर है इसमें। 64 चैप्टर यदि टेक्स्ट पढ़ने लगे आप तो बड़ा मुश्किल होगा कवर करना। पढ़ तो जाइएगा, लेकिन आगे क्या छूटेगा, टाइम कितना मिल पाएगा, एक लेंदी होगा। कौन सा पॉइंट को लिखें, कौन सा पॉइंट इंपोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सब बातें तो सबको याद रह भी नहीं सकती है, कोई चाह के भी नहीं याद कर सकता है। तो यहीं पे एक साइंटिफिक स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी, यहीं पे एक प्रॉपर गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ेगी, एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको यहाँ से दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए चार्ल्स डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड, और यह भी जो है हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर्स हैं, सभी 64 चैप्टर को, और वहाँ से जो मेन बातें हैं एक साइंटिफिक नोट्स के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। और यहाँ भी हर एक चैप्टर से हम लोग पर्याप्त एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, चूँकि एमसीक्यूज का लिटरेचर में बड़ा अभाव है, कहीं भी 50, 40, 100 से ज़्यादा मिलता नहीं है, तो यहाँ भी 200 करेंगे। और इसके बायोग्राफी से भी रिलेटेड 200 से 300 प्रश्नों को हम लोग करेंगे। क्लियर है? और उसके बाद प्रैक्टिस भी करते रहना, रिवीजन भी करते रहना, ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाए। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं, 9 नंबर छूट गया। नौ नंबर में है जॉर्ज इलियट, जिनका असली नाम क्या है, मैरी एनी इवांस। मिडिल मार्च इनका किताब पढ़ना है। यह किताब 3 भागों में बटा हुआ है। एक शुरू का सेक्शन क्या है, शुरू का सेक्शन प्रील्यूड है, इसमें 86 चैप्टर्स हैं, और एक फाइनल चैप्टर फिनाले है। इतना मिला के मिडिल मार्च हुआ, और इसमें सभी चैप्टर्स को हम लोग देखेंगे, मेन पॉइंट्स को। ठीक है, एक साइंटिफिक नोट्स में। और प्रील्यूड के बारे में भी, प्रील्यूड वहाँ भी पढ़ना था विलियम वर्ड्सवर्थ का, लेकिन इस चैप्टर का प्रील्यूड यहाँ है, और फिनाले यहाँ पे है। ठीक है, ये मिला के कंप्लीट की मिडिल मार्च हो गया। यहाँ से भी 200 प्लस एमसीक्यूज करेंगे। और जॉर्ज इलियट का, ठीक है, यानी मैरी एन इवांस का एमसीक्यूज बायोग्राफी हम लोग देखेंगे, लेकिन इनका बायोग्राफी डिटेल पढ़ने के बाद। क्या है यह, स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ के बारे में। सेटिंग कहाँ का है, इंग्लिश मिडलैंड्स। ठीक है, एंड ब्रीफली रोम का भी है। कब का टाइमिंग का, 1829 to 32 का सेटिंग है। तो इस तरीके से जो है डिटेल में इसको करना है। अगर कोई आधा घंटा 20 मिनट अगर ऑनलाइन कोई पढ़ के 10, 20, 30 क्वेश्चन बनाते हैं, तो वह तैयारी नहीं माना जाएगा, ये समझिएगा। आपको फुल कॉन्सेप्ट चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज चाहिए, एनालिटिकल स्टडी चाहिए, कॉम्पैरेटिव स्टडी चाहिए। ये सब जब डिटेल में कीजिएगा, चूँकि टाइम भी कम है, ठीक है, तो कम टाइम में सारा चीज़ कैसे किया जाए, इसी चीज़ की जानकारी आपको दे रहे हैं। अब आइए लास्ट जो है, लास्ट पॉइंट आपका बच गया, द रेनबो। थॉमस हार्डी का एक जुड द ऑब्सक्योर भी छुटा हुआ है। थॉमस हार्डी का जुड द ऑब्सक्योर डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट, ईच पार्ट है सेवरल चैप्टर्स। इसमें भी है 6 पार्ट में किताब है, हर एक पार्ट में किसी में 7, किसी में 9, किसी में 10, किसी में 7। ठीक है, इस तरीके से क्या है, ठीक है, चैप्टर्स बटा हुआ है। इसमें भी किताब लंबा है, 480 पेजेस का किताब है, जुड द ऑब्सक्योर देख लीजिए। इसको भी उसी तरह से हम लोग कवर करेंगे। कैसे करेंगे, ठीक है, कि
चैप्टर वाइज पार्ट वाइज डिटेल हम लोग इंपोर्टेंट पॉइंट्स को, लाइनिंग को, कोटेशन को देखते चलेंगे। और हर एक चैप्टर पार्ट से जो एमसीक्यूज है, यहाँ पर भी 200 एमसीक्यूज, इससे आए हुए अलग अलग एग्जाम्स में क्या आया हुआ है, क्या आने की संभावना है, यह वही समझ सकता है जो लगभग 15-20 सालों से, ठीक है, उस पैटर्न को समझ रहा है, जो क्वेश्चन सेटर्स होते हैं उसके माइंडसेट को समझ रहा है। उसके हिसाब से यह तय होगा कि इसमें कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है। और छोड़ना एक भी चैप्टर नहीं है, एक भी पार्ट नहीं है, सबसे पढ़ेंगे। किसी में कुछ पॉइंट ज़्यादा निकल सकता है, किसी में पॉइंट कम निकल सकता है। क्लियर है। और इनकी बायोग्राफी से भी रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे बायोग्राफी पढ़ने के बाद, ठीक है। इससे भी लगभग 200 प्रश्न क्वेश्चन करेंगे। लास्ट आपका डीएच लॉरेंस है। डीएच लॉरेंस जो है, ठीक है, लिखे हैं द रेनबो। इसमें भी 16 चैप्टर्स है। किताब की लंबाई 464 है, ठीक है, लंबी किताब है, मोटी किताब है, ठीक है। और यह भी इंपॉर्टेंट है, लगभग जितने भी नॉवेल हैं सभी से 8-10 क्वेश्चंस आए हुए हैं, यानी एवरेज ऑन एवरेज माना जाए तो 20 नंबर लगभग सभी किताबों से। तो इस तरीके से टोटल जो है सब अगर सिलेबस देख लिए हम लोग। डब्ल्यू वेट्स की कुछ कविताएं थी, डब्ल्यू वेट्स की कविताएं हैं, उनकी बायोग्राफी को भी जानना है। और बैजेंटियम, सेलिंग टू बैजेंटियम, मेरू, अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, अमॉन्ग द स्कूल चिल्ड्रेन, ठीक है। और क्या है, लीडा एंड द स्वान, लैपिस लेजुली, उससे भी लगभग 13 क्वेश्चंस आए हुए हैं। कितने आए हुए हैं? 13, यानी 26। तो वहां से भी लगभग 26 से 30 नंबर मान के चलिए लगभग आएगा इस बार भी। तो इस तरीके से सभी पोएम को कैसे पढ़ेंगे, पोएम पढ़ते समय ध्यान रखना है कि आप उसके लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, उस पोएम में कौन सा मीटर यूज हुआ है, कौन सा राइमिंग यूज हुआ है, कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच हुआ है, कौन सा अदर लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुआ है, इन सभी के साथ उसका थीम, उसका सेंट्रल थीम, उसका समरी, उसका लाइन बाय लाइन, ये सभी चीज़ों को पढ़ के एनालाइज करके एक साइंटिफिक नोट्स बना लेना है, ताकि रिवीजन एग्जाम के समय करने में आपको दिक्कत ना हो। और सभी से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है। तो यही बात हम बोल रहे थे, कौन सी, वह जो गाइडलाइन की बात बोल रहे थे, वह जो ठीक है क्या है, एक्सपर्ट गाइडलाइन की बात कर रहे थे, ठीक है। आइए शुरू में हम लोग जो देख रहे थे, क्या देख रहे थे, ठीक है, एक्सपर्ट गाइडलाइन। इसी गाइडलाइन की ये जो चर्चा की हम लोग देखें, ठीक है, कि ये प्रॉपर गाइडलाइन हुआ, अगर ये गाइडेंस नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। साइंटिफिक स्टडी में हम लोग यह देखते हैं कि किन चीज़ों को कितना बार रिवीजन करना है ताकि जिनको भूलने की बीमारी है वो दूर हो जाए, ठीक है, कितना बार उसको रिकॉल करना है और कैसे करना है ताकि वह जो है परमानेंट आपके मेमोरी का पार्ट बन जाए। तो इस तरीके से तैयारी करने के बाद आपकी तैयारी पूरी समझी जाएगी। क्लियर है, आपका सिलेक्शन 100% निश्चित होगा। अब आइए, इसके लिए जो है एक किताब भी मेरी लिखी हुई बाजार में बहुत जल्दी आ रही है, ठीक है। बाकी जो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वह पतंजलि आईएएस एकेडमी के ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस वहाँ रेगुलर चल रहा है, नया बैच भी स्टार्ट हुआ है, और ठीक है, और कुछ ऑफर भी चल रहा है। हमको पता नहीं एग्जैक्टली कितना ऑफर है, जैसा मैनेजमेंट ने बताया। तो वहाँ से आप लोग पतंजलि आईएएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके क्लास हमसे जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जिस मोड में भी आप चाहें। 2-2 टाइम में क्लासेस चल रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कौन किताब पढ़ें, कैसे पढ़ें, ठीक है। तो इन्हीं सब के लिए वीडियो बनाया गया आपका। और एक मेरी किताब भी, जो किताब पढ़ना चाहते हैं, एक किताब बहुत जल्दी आ रही है, लगभग 1 वीक में आ जाएगी, शिवांगन पब्लिकेशन के थ्रू, 10+2 शिक्षक नियुक्ति पीजीटी इंग्लिश का, बाय रवि सर, यानी मेरे नाम से, ठीक है। तो इस किताब को भी आप लोग ले सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी है। लेकिन प्रैक्टिस कौन करेगा? जो डिटेल में जाएगा, चैप्टर के थ्रू गो थ्रू होगा, उसको समझेगा, ठीक है, याद रहेगा, तब तो प्रैक्टिस कीजिएगा। तो धन्यवाद, ठीक है। और आज का इतना ही, ठीक है। अगले क्लास में, अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है। जोहार।